गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे पाठ 13। 12 पाठ तक हमने आपको करा दिया है और 12 पाठ तक अब नहीं आएगा आपका। अब ऐसे अब हम PT2 की तैयारी कर रहे हैं, तो PT2 में 13, 14, 15, 16 और 17 तक शायद आएगा है, तो हम आपको बता देंगे तब। तो आज हम पाठ 13 पूरा करेंगे। तो पाठ 13 है शब्द भंडार। शब्द भंडार मतलब कौन कौन से शब्द भंडार, मतलब पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आते हैं, है ना। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। मतलब एक ही शब्द है, एक ही शब्द के 3-4 मीनिंग होते हैं, प्राय एक जैसे होते हैं मिलके। इसकी परिभाषा क्या है, वे शब्द जिनके अर्थ प्राय समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे पुष्प को कुसुम कहते हैं, सुमन कहते हैं, प्रसून कहते हैं। पुष्प मतलब फूल, फूल के कितने नाम हैं, 4। अग्नि को आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं। सूरज को रवि कहते हैं, सूर्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं। घर को निकेतन कहते हैं, भवन कहते हैं, आलय कहते हैं, है ना। तो ये एक ही जैसे अर्थ जिनके होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखा आपने, पर्यायवाची वे शब्द हैं जिनका अर्थ समान होता है। ऐसे ही कुछ और शब्द पढ़िए। जैसे बाग है, इन सबको आपको रीडिंग करना है। बाग का, वाटिका, उपवन, उद्यान, बगीचा, सांप का, इन सब की आपको ये पूरी रीडिंग करना है। आपको रीडिंग करके याद भी कर लेना है इनको। इस वाली टेबल को आपको, ये वाली पूरी जो है इसको याद करना है आपको, क्योंकि इसी में से पर्यायवाची शब्द आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो ये हम रीडिंग नहीं कराएंगे, आपको रीडिंग करना है। अब उसके बाद हम इनके लिखाते हैं। देखा आपने क्या सीखा, देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वायु, वायु को क्या क्या बोलते हैं, तो आप अपन इसमें से देख लेंगे। वैसे तो हमको आप लोगों को याद ही होगा। हवा बोलते हैं, पवन बोलते हैं, है ना, समीर बोलते हैं, अनिल बोलते हैं ना। तो वायु को क्या मुख्य जो कॉमन नाम है वो जो सब लोग लेते हैं, हवा और पवन। जैसे वृक्ष को क्या क्या बोलते हैं, पेड़, पादप, है ना। तरु भी बोलते हैं, तरु माने पेड़ होता है। नाग को क्या बोलते हैं, सांप और भुजंग। ठीक है, तो ये आपके हो गए पर्यायवाची शब्द। ऐसे और भी है। साथी को क्या बोलते हैं, सखा, दोस्त, मित्र। ठीक, उपवन को क्या बोलते हैं, बाग, बगीचा, है ना। पानी को जल, नीर, वार। पक्षी को खग, विहंग। इनमें देख लो, यदि नहीं हो तो इनमें देख लो कि पक्षी का दे रखा है क्या। पक्षी का नहीं दे रखा, तो हम बोलेंगे ना, एक तो खग होता है, खग माने भी पक्षी होता है, और विहंग माने भी पक्षी होता है। इस तरह से पक्षी को ये हो गया। और चिड़िया भी बोलते हैं पक्षी को। चिड़िया एक विशेष होता है, लेकिन पक्षी को चिड़िया भी बोलते हैं। कपड़ा को वसन, वस्त्र। आँख का नयन, नेत्र। जंगल का वन, कानन, है ना। तो ये आपके हो गए, ये हमने भरा है, करा दिया आपके, है ना। अब है पर्यायवाची शब्दों से आप क्या समझते हैं, है ना। प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर कहाँ ढूंढेंगे हम, ये देखो परिभाषा यहाँ दे रखी है कि वे शब्द जिनके अर्थ प्राय समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, वे शब्द जिनके अर्थ प्राय समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो गया आपके प्रश्न का। और दूसरा प्रश्न क्या है, अपने और अपने माता पिता के नामों
के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आप सब लोगों को आप ही को खुद को करना है, जिसके मम्मी पापा का नाम जो जो हो उसका पर्यायवाची शब्द एक एक मीनिंग ढूंढना है। ठीक है। अब दूसरा क्या है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर सही का चिन्ह लगाएं। सही 3 दे रखे हैं, उनमें एक सही है, 2 गलत हैं। ठीक है। तो सूरज को क्या क्या बोलते हैं? सूरज मतलब इनमें से सही क्या है? सुधाकर नहीं बोलते, सुधाकर चंद्रमा को बोलते हैं। रवि बोलते हैं, सूरज को रवि बोलते हैं, तो रवि पे निशान लगाओ। नाग नहीं बोलते। ठीक है। मित्र को अमर नहीं बोलते, हस्ती नहीं बोलते, सहचर बोलते। सहचर मतलब साथ में रहने वाला। ठीक है। सुंदर को मनोहर बोलते हैं। मनोहर मनोरम होता है, सुंदर मनोहर ही होता। सुंदर को मनोहर बोलते हैं, मनोरम नहीं बोलते, चाह नहीं बोलते। ये रात को रजनी बोलते हैं, प्रभात नहीं बोलते, मेघ नहीं बोलते। तो पहले मैं सूरज में लगाया अपने रवि में निशान, मित्र में लगाया सहचर में, सुंदर में लगाया मनोहर में, और रात में लगाया रजनी में, है ना। तो ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम दिन का रात, दिन का रात हो गया, छोटा का बड़ा हो गया, है गोरा का काला हो गया, उदय का अस्त हो गया। ठीक है। और उसमें भी आपको ये वाली टेबल याद करना है। ये जो टेबल दे रखी है, अंधकार का प्रकाश, अमृत का विष, आदि का अंत, उचित का अनुचित, उन्नति का अवनति। तो ये आपको पढ़ना है और याद कर लेना है। जब ये पूरी टेबल याद कर लेंगे तो आपके सारे आपको याद हो जाएंगे। अब हम ये भी टेबल है, पूरी पीछे तक पूरा पढ़ लेना है ना। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सदाचार का दुराचार, दुराचार होता है, दुराचार ही होता है, कदाचार नहीं होता, ये गलत लिखा है इसमें। उन्नति का अवनति, जीवन का मृत्यु, सुगंध का दुर्गंध। ठीक है। अब है निम्न वाक्यों को रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। रेखांकित मतलब जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। जैसे सज्जन का सभी सम्मान करते हैं, खाली स्थान का नहीं। तो सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन, दुर्जन का नहीं, है ना। सज्जन का सभी सम्मान करते हैं, दुर्जन का नहीं। कभी किसी को बुरा खाली स्थान नहीं कहना चाहिए। बुरा का विलोम क्या होगा? भला। कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। यदि हम किसी पर नहीं कर सकते तो हमें अपकार भी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी पर उपकार नहीं कर सकते तो अपकार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब है, तो पहले में क्या आ गया? दुर्जन, दूसरे में भला और तीसरे में उपकार। ठीक। अब है दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। उत्थान मतलब उठना, पतन मतलब गिरना। तो पतन पे गोला लगाएंगे। इच्छा का अनिच्छा, लोभ आशा त्याग नहीं है, अनिच्छा है, अनिच्छा पर गोला लगाएंगे। सुगंध का महक खुशबू, दुर्गंध बदबू। तो सुगंध का विलोम क्या है? दुर्गंध। ठीक है। तो पहले में पतन में लगाएंगे, दूसरे में अनिच्छा में लगाएंगे और तीसरे में दुर्गंध में लगाएंगे। ठीक है। ये हो गया। अब क्या है? अब ये प्रश्न उत्तर है। विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? ये आपको कॉपी में प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। पहले वाले प्रश्न का भी और पहले वाले पाठ का पर्यायवाची का भी और ये भी, और पाठ वो मोड़ के एक पेज मोड़ के और ऐसे 2 लिख लेना उसमें, और तब पाठ 13 डालना। ओके। तो विलोम शब्द की क्या परिभाषा है? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं
वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ओके, ये हो गया आपका विलोम शब्द की परिभाषा, पहला वाला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है, क्या प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द होता है? पता नहीं भाई, होता है कि नहीं होता। हमारी समझ में हर का विलोम तो नहीं होता हमारी समझ में। अधिकतर शब्दों का होता है सब। हाँ हाँ लिख दो इसमें, तो आप लोग हाँ लिख देना करो। क्या प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द होता है? हाँ लिख देना, होता है। ठीक है, अब ये निम्न वर्ग पहले छाँट कर विलोम शब्द के जोड़े बनाए। पहले तो इसमें शब्द छाँटना पड़ेंगे। ये धूप, ये धूप है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये प्राचीन है, ये इसको ये टेबल आपको करना। पहले तो आगे आगे आपको शब्द ढूंढ लेना है। तो पहले शब्द यहाँ लिख लेंगे, जैसे धूप है, और देखो जीत है, और देखो खट्टा, प्राचीन, और देखो प्राचीन और छाया, और देखो इस तरह से 5-6 प्रश्न 5-6 शब्द आपको याद इसमें से ढूंढ के लिखना है। फिर उसका लिखेंगे, उसका उल्टा लिखेंगे। फिर जैसे धूप का छाँव, छाँव ढूंढेंगे। इसमें धूप का छाँव होता ही है, तो छाँव कहीं ना कहीं तो होगा ही। धूप का छाया, ये रहा धूप का छाया। इसी तरह से खट्टा का मीठा, ये खट्टा है, ये मीठा। ये प्राचीन है तो ये नवीन हो गया है। और नूतन, नूतन शब्द लिखेंगे तब यहाँ पुरातन लिखेंगे, ये पुरातन है। ठीक है, और पवित्र लिखेंगे, फिर अपवित्र लिखेंगे। इसी तरह से लिखेंगे, जीत लिखेंगे तो जीत का हार लिखेंगे। इसी तरह से रात लिखेंगे और रात का दिन लिखेंगे। रात और दिन, प्राचीन नवीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। ये पहले शब्द छाँट के लिख लेना है, और फिर वो लिखना है, इसके विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो इसमें से लिखना है ये छाँट के। ये अब इसका तीसरा वो है एक और पार्ट 13 का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को सुंदर रूप देने के लिए हम अधिक शब्दों का प्रयोग न करके एक शब्द में ही अपनी बात कह देते हैं। इसे ही अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहा जाता है। तो ये हो गया। अब है जैसे विद्या प्राप्त करने का स्थान क्या कहलाता है? विद्यालय। मांस खाने वाला मांसाहारी, देखने वाले दर्शक, साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। अब जैसे ये है, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जो ईश्वर में विश्वास मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो विश्वास के योग्य ना हो अविश्वसनीय। इस तरह से आपको ये पूरी टेबल पढ़ लेना है ना। पूरी टेबल पढ़ लेना है, याद भी करना होगा, तभी तो लिख पाएंगे। अब हम इसको करते हैं, देखें आपने क्या सीखा। निम्न वाक्यांशों हेतु एक शब्द लिखिए। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या होगा? नास्तिक, है ना। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होगा, लेकिन जो नहीं रखता है वो नास्तिक। जो मांस न खाता हो शाकाहारी, जिसका मूल्य अधिक हो कीमती, है ना, जिसका मूल्य अधिक हो कीमती, और जो कम जानता हो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होता है, जो कम जानता हो। तो इस तरह से तो इसमें ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो मांस न खाता हो शाकाहारी,
जिसका मूल्य अधिक हो कीमती, और जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ। ठीक है, ये हो गए आपके ये वाक्यांश। एक शब्द दिए हैं। दिए गए रंगीन शब्द समूहों के लिए एक शब्द देकर वाक्यों को फिर से लिखिए। उसका पति मर गया है इसलिए वह अकेली रहती है। उसका पति मर गया है, इसको क्या लिखेंगे? विधवा। वह विधवा है इसलिए वह अकेली रहती है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब है वह ईश्वर में विश्वास रखता है इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह आस्तिक है इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आस्तिक लिखेंगे। यहाँ ईश्वर में विश्वास रखता है की जगह क्या लिखेंगे? वह आस्तिक है इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इस तरह से परमात्मा का कोई आकार नहीं होता इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजना व्यर्थ है। तो लिखेंगे परमात्मा निराकार है इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजना व्यर्थ है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। परमात्मा निराकार है इसलिए उसकी मूर्ति बनाकर पूजना व्यर्थ है। ठीक है। अब है नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे जहाँ पहुँचना सरल हो, इसका कौन सा सही अर्थ है? सरल। इसका सरल अर्थ है गलत। सुगम होता है। जहाँ पहुँचना सरल हो ये गलत, पहला वाला गलत है। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय, ये सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। जिसके माता पिता न हो मातृ पितृहीन भी हो सकता है, वैसे अनाथ कहलाता है। ये नहीं, ये गलत है। पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत। सही विकल्प का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जिसके माता पिता न हो अमर, अजर, अनाथ क्या कहलाता है? जिसके माता पिता ना हो क्या कहलाता है? वो अनाथ। अनाथ पर सही का निशान लगाएं। जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी क्या होगा? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पहले वाले में अनाथ और दूसरे में कृतज्ञ। ठीक है, ये हो गया आपका पाठ 13 पूरा। ओके, तो आपको क्या क्या करना है? केवल कॉपी में केवल प्रश्नोत्तर करना है। ये तो हमने आपको पहले पाठ से देखते हैं शब्द भंडार, इससे तो ये तो हमने आपको करा ही दिए हैं। ये तो यहीं भरना है। हाँ, तो ये बुक में ही भरना है। केवल क्वेश्चन आंसर करना है आपको। पर्यायवाची शब्दों से आप क्या समझते हैं, और ये तो पाठ 13 आ डाल करके ये 2 कर लेना है। फिर उसी पेज में बा लिख देंगे और उसमें विलोम शब्द वाले प्रश्न उत्तर लिख लेंगे कॉपी में ही। ये 2 प्रश्न उत्तर करने हैं। और उसी पेज में सा डाल देंगे तो ये वाला प्रश्न उसमें नहीं, और बाई है तीसरे में तो प्रश्न उत्तर ही नहीं है, तो ये तो इसमें ही करना है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको वर्क कॉपी में लिखना है। ये तो हमने इसमें फिल करा दिए हैं, तो आप लोग फिल कर लीजिएगा। ओके, अब हम एक और पाठ 14 और शुरू कराते हैं। जल्दी जल्दी कोर्स इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो फिर रिवीजन कराएंगे, है ना। अगले महीने एग्ज़ाम है। तो ये अगला लेसन कराएंगे हम विराम चिन्ह, है ना। तो विराम चिन्ह करते हैं हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हाव भाव से करते हैं ना। फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदलते रहते हैं ना। अर्थात कभी थोड़ा रुकते हैं, कभी अधिक रुकते हैं, कभी प्रश्न रूप में बात करते हैं, तो कभी आश्चर्य से करते हैं। इसी रुकने को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का रुकने को विराम कहते हैं ना, आराम विराम है, इसको इस रुकने को विराम कहा जाता है। और जब हम इन विरामों को लिखित रूप में दर्शाते हैं तो इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। जैसे शोभित भैया आप कहाँ जा रहे हैं,
ये बच्ची पूछ रही है, तो क्वेश्चन कर रही है ना भैया से अपने, शोभित भैया आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो शोभित भैया क्या जवाब दे रहे हैं, मैं बगीचे में व्यायाम करने जा रहा हूँ। शोभित भैया ने जवाब दिया, मैं बगीचे में व्यायाम करना जा रहा हूँ। अरे मुझे भी साथ लेते जाइए। फिर कहती है फिर कहती है ये, पहले तो प्रश्न किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, अब उसने कहा मुझे भी साथ लेके जाइए। नहीं, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। शोभित भैया ने कहा नहीं, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। हैं, तो इसमें विराम लगा ना। अरे शोभित भैया आप कहाँ जा रहे हैं, पहले शोभित भैया कह के रुक गई वो। उसके बाद फिर आप कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन पूछा, तो है ना, इस तरह से ये विराम लगे, इनको विराम चिन्ह कहते हैं। तो चित्र के साथ दिए गए वाक्यों को पढ़ते हुए आपने देखा कि इसमें कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ये ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या हुई, पढ़ते या लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये ऐसे डंडा खींचा जाता है, यह चिन्ह वाक्य पूरा होना। पूर्ण विराम मतलब पूरा वाक्य जब पूरा हो गया तो सबसे बाद में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, पूरी बात कह गया ये, और हूँ पूर्ण विराम लग गया। दूसरा है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय किसी बात में थोड़ा सा विराम देने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने रसगुल्ले, जलेबी और हलवा बनाया, तो रसगुल्ले के बाद हम रुके ना थोड़ा सा, हैं, ये विराम चिन्ह, इसको कॉमा भी बोलते हैं। दूसरा ये अल्प विराम चिन्ह, इसको अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं, है ना। तो दूसरा हो गया अल्प विराम। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य पूरा होने पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपको आज कहाँ जाना है, प्रश्न पूछा ना, आपको आज कहाँ जाना है, तो ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, प्रश्न पूछा इसलिए। चौथा नंबर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, मतलब इसमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है। इसमें ऐसे लाइन खींच के बिंदी लगाई जाती नीचे। यह चिन्ह हर्ष, शोक, आश्चर्य व घृणा के भावों के लिए लगाया जाता है। जैसे अरे तुम कैसे गिर गए, आश्चर्य प्रकट किया ना, अरे तुम कैसे गिर गए, वाह कितना सुंदर बगीचा है, खुशी हुई और वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो इस अरे के बाद ये विराम चिन्ह लगा, कौन सा, विस्मयादिबोधक। और अंत में कैसे गिर गए पूछा तो इसलिए प्रश्नवाचक। और ये वाह, इसके बाद यह विस्मयादिबोधक लगा, लेकिन कितना सुंदर बगीचा है एक सामान्य सेंटेंस है, वाक्य है, तो इसके बाद पूर्ण विराम लगेगा, है ना। और अंतिम है एक आपको योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह ऐसे ये डैश लगता है इसको। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़कर लिखने के लिए किया जाता है। जैसे जल्दी जल्दी घर चलो, जल्दी जल्दी, दो जल्दी के बीच में चिन्ह लगा, जल्दी जल्दी घर चलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका योजक चिन्ह। तो ये आपके 5 तरह के विराम चिन्ह हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। अभिलाष धीरे धीरे चल रहा है। अभिलाष के ये धीरे धीरे के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह, ये वाला, ये डैश ना। चल रहा है पूर्ण विराम। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, सिद्धि विनायक मंदिर और हाजी अली की दरगाह जैसे दर्शनीय स्थल सबका मन मोह लेते हैं। तो इसमें क्या है, अल्प विराम लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाद लगेगा, जुहू बीच के बाद लगेगा, बस इसके बाद ये 2 जगह लगेगा अल्प विराम। कौन, कहाँ कहाँ, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, इनके बीच कॉमा लगेगा, मतलब ये अल्प विराम लगेगा। सिद्धि विनायक मंदिर और हाजी अली की दरगाह जैसे दर्शनीय स्थल सबका मन मोह लेते हैं, ये पूर्ण विराम यहाँ पर लगेगा। सूर्यांश तुम्हारा घर कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, है ना। और
शीबा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शीबा शाबाश, शाबाश के बाद क्या लगाएंगे? ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना। तुमने तो कमाल कर दिया। तो शीबा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शीबा शाबाश, शाबाश के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। अब ये निम्न विराम चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का कोई सा भी साधारण वाक्य लिख सकते हैं अपन। राम घर जाता है, इसमें लिखा है राम घर जाता है, हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का, तुम्हारा घर कहाँ है। विस्मयादिबोधक का, अरे तुम क्या कर रहे हो। चौथा अल्प विराम का, रीमा सीमा और दीपा अच्छी सहेलियां हैं। रीमा के बाद अल्प विराम लगेगा। अरे तुम क्या कर रहे हो, इसमें अरे में तो विस्मयादिबोधक लगेगा, लेकिन अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्न पूछा है ना, इसलिए इसमें रीमा के बाद अल्प विराम लगेगा। रीमा सीमा और दीपा अच्छी सहेलियां हैं, और अंत में पूर्ण विराम लगेगा। यहाँ अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम। ठीक है। निम्न पंक्तियों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अरे मित्र तुम आ गए, साइनी शोएब व आफ्ताब को क्यों नहीं लाए। देखो अरे मित्र के बाद विस्मयादिबोधक। तुम आ गए, शाइनी शोएब व आफ्ताब को क्यों नहीं लाए। शाइनी के बाद अल्प विराम लगेगा। शोएब व आफ्ताब को क्यों नहीं लाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वे भी आते तो बहुत मज़ा आता, पूर्ण विराम लगेगा। तो यहाँ अरे मित्र के बाद विस्मयादिबोधक, उसके बाद यह अल्प विराम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा। अब इसमें मौखिक प्रश्न है, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं। तो विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, ये है। इसका आंसर ये है, पेज नंबर 71 में। ये पढ़ते या लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। अब बस एक ही प्रश्न है, तो पाठ 14 डाल के आपको ये कर लेना है। विराम चिन्ह का उनके संकेत चिन्हों से मिलान कीजिए, सही जोड़ी बनाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे दिखाते हैं, ये है, ये चौथे नंबर पर। पूर्ण विराम सबसे ऊपर, पूर्ण विराम। योजक चिन्ह सबसे नीचे। विस्मयादिबोधक ये बीच में है विस्मयादिबोधक, और अल्प विराम ऊपर से दूसरा। ठीक है। ये है आपके सही जोड़ी। प्रश्नवाचक को चौथे नंबर से, पूर्ण विराम को सबसे ऊपर, योजक चिन्ह को सबसे नीचे, विस्मयादिबोधक को बीच का और अल्प विराम को ऊपर से दूसरे नंबर पर मिलाना, सही जोड़ी बनाना है। अब है निम्न में सही विकल्प का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, आश्चर्य होने पर, बात समाप्त होने पर। किसमें करते हैं अपन प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्न पूछने के लिए। इसमें सही का निशान लगाना है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दुख के भाव में, प्रश्न पूछने पर, वाक्य के अंत में। इसमें वाक्य के अंत में निशान लगाएंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। किसके लिए किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो पहले का हम करेंगे प्रश्न पूछने के लिए, दूसरे का करेंगे वाक्य के अंत में, और तीसरे का करेंगे दो शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक है। इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। ओके। तो आज आपको क्या क्या करना है, केवल ये प्रश्न उत्तर ही लिखना है, बाकी तो हमने सब करा ही दिया है ना। तो प्रश्न उत्तर लिखना है, यही आपका होमवर्क है। और एक पेज सुलेख जरूर लिख लेना, सुलेख की कॉपी ख़त्म हो जाए। ओके, गुड डे।